आज पीएम मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक। इंडस्ट्री के राहत पैकेज को मिल सकता है अंतिम रूप। केरल में कोरोना से 4 महीने के बच्चे की मौत। देश में अब तक 718 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के 17 नए मामले मिले। कल 1183 सैंपल की हुई थी जांच। बिहार में कोरोना के 6 नए मामले। राज्य में कुल मामले बढ़कर हुए 176 के पार। नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज पंचायती राज दिवस है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस देश की प्रगति की धुरी है। इसकी मजबूती, विस्तार और विकास के लिए देश में पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया है। पंचायती राज संस्थाएं आज भारत के गाँव, गरीब और किसान के लिए काम करने के लिए सक्षम हैं और स्वायत्त हैं। पंचायती राज दिवस के दिन मैं ग्रामीण भारत को मजबूती देने का काम कर रहे सभी लोगों, विशेषकर ग्राम सरपंचों और पंचायत समितियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का आज 47वां बर्थडे है, लेकिन वो इस जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण उन्होंने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। सचिन का ये एक फैसला उनके लाखों करोड़ों फैंस को उनके और करीब ले आता है। क्रिकेट के लगभग हर बड़े से बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम करने वाले 5.5 फीट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 22 गज की पट्टी पर लगभग 2.5 दशक तक समय बिताया है और मुंबई में जन्मे इस खिलाड़ी का नाम क्रिकेट की किताब में अमिट रहेगा, क्योंकि इस छोटे कद के महान खिलाड़ी ने दर्जनों ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो मौजूदा तो छोड़िए, भविष्य में भी आने वाले क्रिकेटरों के लिए पत्थर की लकीर होगी। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से करीब करीब हर देश गुजर रहा है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसका भारत के खिलाफ दुष्प्रचार जारी है। पाकिस्तान ने अब ओमान की राजकुमारी का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर भारत के खिलाफ नफरत भरे उल्टे सीधे पोस्ट किए हैं। पोस्ट में यहां तक लिखा है कि ओमान ने यह कहा है कि सभी भारतीयों को वो अपने देश से बाहर निकाल देगा। पैरोडी अकाउंट से किया गया ये ट्वीट इतना वायरल हुआ कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसे सच मानकर बयान तक दे डाला। वहीं सोशल मीडिया पर जब ट्रोलिंग बढ़ गई तो ओमान की राजकुमारी सैयदा मोना बिन्त फहद अल सैद खुद सामने आई और उन्होंने बयान जारी कर अपने ऑफिशियल अकाउंट के बारे में जानकारी दी और साथ ही ये भी कहा कि कथित तौर पर उनका बताया जा रहा ये अकाउंट असल में फर्जी है और उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और वहां की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कोरोना संकट के बीच सरकार पर जरूरतमंद लोगों को राशन न देने का आरोप भी लगाया गया है। पिछले कई दिनों से राज्यपाल ट्वीट कर सरकार को घेर रही हैं। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से भी बात की है और सीएम ममता को भी पत्र लिखा और जनता का हक दिए जाने की अपील की है। और अब राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने अब सक्रियता जो है वो दिखाई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया चावल अभी राज्य सरकार किसी कारणवश नहीं दे रही है। मैंने 19 तारीख को ही देश के मंत्री रामविलास पासवान जी से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। राज्य सरकार पता नहीं क्यों जो चावल गरीब के लिए है दे नहीं रही है।
मैंने राज्य सरकार पर प्रभाव डाला, राज्य सरकार को पत्र लिखा, उनसे अनुरोध किया कि ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि जो जनता के लिए है, जो केंद्र सरकार ने मुफ्त में दिया है, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने कुछ सक्रियता दिखाई है और आज से उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चावल लेना शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चावल निश्चित रूप से आपका पेट भरेगा, जिनके पास जाना चाहिए उनके पास जाएगा। यह चावल किसी भी तरीके से उन लोगों के पास नहीं जाएगा जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों के पास नहीं जाएगा जो इसका राजनीतिकरण करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी राशन डीलर को धमकाए और अपने हिसाब से काम करने के लिए कहे। जो ऐसा करेगा वो कानून के शिकंजे में आएगा और जो अधिकारी इसकी नजरअंदाजी करेगा। आज देश भर में पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। किसान उनकी प्राथमिकता पर रहे, गांव बढ़ेगा और देश बढ़ेगा, यह उनकी हमेशा प्रतिबद्धता रही है और इसी का परिणाम है कि 13वें वित्त के समय 5 साल के लिए 2,60,000 पंचायतों को जो राशि विकास के लिए दी जाती थी, वह राशि मात्र 65,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। लेकिन जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा 2,02,92 करोड़ रुपया पंचायतों को विकास के लिए देना चाहिए था, मोदी जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आपने देखा गत 5 वर्षों में तिगनी राशि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के वित्त आयोग का पैसा भी पंचायतों के पास आता है, लेकिन मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास हो और अन्य विकास के कार्यक्रम हो, वो भी सब पारदर्शिता के साथ पंचायतें पूरा करें। इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है। गांव सबल हों, गांव आगे बढ़ें, गांव सुविधा युक्त बने, फिर चाहे शौचालय का विषय हो, चाहे बिजली का विषय हो, चाहे ग्रामीण सड़क का विषय हो, चाहे हर गरीब आदमी को आवास देने का विषय हो, हर मामले में गांव को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कार्य किया गया है। और आज भी प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि ग्राम पंचायतें ठीक प्रकार से पारदर्शिता के साथ काम करें। कोरोना वायरस संकट के दौर में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पंचायत क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों ने हेल्थ विभाग के कर्मचारियों के साथ, प्रशासन के साथ सहयोग करके बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह किया है। और आज भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, देश में तमाम सारी सेवाएं बंद हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां चलें, इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने कृषि कार्य के लिए भी पूरी अनुमति दी हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उत्पन्नता हो, जल संरक्षण का काम हो, इसके लिए मनरेगा को, ग्रामीण सड़क को और प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है, जिससे गांव की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती रहें और गांव में रहने वाले किसी भी गरीब और किसान को कोई परेशानी न हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2 कार्यक्रमों का शुभारंभ करने वाले हैं। पारदर्शिता के साथ हम काम कर सकें, इस दृष्टि से ई स्वराज पोर्टल का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और आप सबके ध्यान में है कि गांव में खेती की भूमि का तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन आबादी की जमीन पर जब हम लोग निवास करते हैं उसका रिकॉर्ड कोई हमारे पास नहीं होता है। और वो संपत्ति भी होती है लेकिन लिखा पढ़ी नहीं होती, तो संपत्ति का हम कोई भी उपयोग रहने के अलावा और किसी हित में नहीं कर पाते। तो आज स्वामित्व नामक एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं समझता हूं आजादी के बाद यह देश के इतिहास में एक अभिनव पहल होगी और इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी
बड़ा योगदान होगा। मैं इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करना चाहूंगा कि जमीनी स्तर पर विकास को गति प्रदान करने में पंचायती राज संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ग्रामीण भारत को पंचायतों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है। इस कार्य में सफलता वर्तमान समय में आधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग से मिल सकती है। इस दिशा में मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी को ई ग्राम स्वराज पोर्टल नामक एक उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं। यह पोर्टल नियोजन, अनुसरण, वित्त प्रबंधन, ऑडिट की सुविधा हम सब लोग को उपलब्ध कराएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ करें। डिजिटल भारत के निर्माण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल भुगतान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, सामान्य सेवा केंद्रों का विस्तार। इसी श्रृंखला चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू के सैनिक कॉलोनी में रामलीला मंडल ने एक फैक्ट्री के साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने में अपना योगदान दिया है और दरअसल कोरोना के फ्रंट वॉरियर के लिए पीपीई किट तैयार की है। साथ ही काम कर रहे लोग मास्क लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। बता दें कि ये पीपीई किट पुलिस, सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स के साथ साथ काम करने वाले डॉक्टर सहायक के लिए भी बनाई जा रही हैं। लोगों ने एएनपी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी का रूप ले चुकी है। भारत में भी कम से कम 21,000 केस इसके हो चुके हैं और लगातार इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं इस महामारी से निपटने के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, पुलिस वाले हों या फिर सफाई कर्मचारी हों, लगातार सेवाएं दे रहे हैं। वहीं उनको पीपी किट्स जो है वो भी मुहैया करवाई जा रही हैं। सरकार भी लगातार अपनी तरफ से पहल कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी निजी संस्थाएं भी हैं जो लगातार पीपी किट्स बना रही हैं। जम्मू के एक सैनिक कॉलोनी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक निजी संस्था द्वारा एक फैक्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पर पीपी किट्स बनाई जा रही हैं। आपको मैं ये दिखाऊंगा, यहाँ पर पीपी किट्स बनाई जाती है। हालांकि यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर पूरा सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर उन पीपी किट्स को बनाया जा रहा है जो खास करके पुलिस, सफाई कर्मचारी और आपको बताऊं जो डॉक्टर के साथ काम करते लोग हैं, ये उनके लिए पीपी किट्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं। हमारे साथ एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट है। सर, क्या सोच के आपने ये कदम उठाया, क्योंकि पीपी किट्स जो है सरकार मुहैया करवा रही है कुछ, तो आपने क्या सोचा? जी, जय हिंद। जो कोविड-19 की सिचुएशन, प्रिवेलिंग सिचुएशन आज पूरी वर्ल्ड में बनी है, वो तो सबने देख लिया है और इसमें पॉजिटिव पार्ट यह है कि भारत मजबूती के साथ लड़ रहा है, पूरी वर्ल्ड प्रेज कर रही है। ऐसे में सैनिक कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी है, सैनिक परिवार है, तो हमारा एनजीओ है सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था श्री रामलीला क्लब। तो हम लोगों ने पीपी किट बनाने का, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, सबसे पहले तो हम अपने क्लब की तरफ से नमन करते हैं कोरोना वॉरियर्स को जो इस सिचुएशन में लड़ रहे हैं। उनके लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए पीपीई किट बनाने का बीड़ा उठाया श्री रामलीला क्लब ने और सविता एंटरप्राइजेस जो हमारे बड़े भाई जो इस वक्त ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे स्पोर्ट्स का, अभी इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया और पीपी किट्स बना रहे हैं। 1000 के करीब पीपी किट हमारे पास बनेगी और बेल्ट फोर्सेस को दी जाएंगी और सफाई कर्मचारियों को दी जाएंगी। इसके अलावा मास्क भी जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये हम बना रहे हैं यहाँ, तो ये भी हमने अपनी सेवा देने का एक निर्णय लिया इस बार। तो ख्याल कैसे आया आपके मन में और क्या और भी कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी, हमने जिससे मदद मांगी सबने हमारी बहुत मदद की। प्रेरणा की बात करेंगे, प्रेरणा देखिए रामायण सीरियल चल रहा है। रामायण का जो पिछला भाग हमने देखा, जब देश में संकट आया तो सेतु निर्माण करना था, तो सेतु निर्माण करने के लिए नल नील नामक वानरों ने योगदान दिया उस पुल को बनाने में और वो नन्ही गिलहरी उसने भी पत्थर डाले। तो जिस देश में विपत्ति आने पर उसके जीव जंतु भी मदद करने को तैयार होते हैं, हम तो फिर मनुष्य रूप में हैं। तो ये हर एक का धर्म है,
जिस तरीके से जितनी आपकी क्षमता है उससे आप सेवा करें और सरकार की, देश की क्षमता और बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ इस वक्त सविता एंटरप्राइजेस के संस्थापक जो हैं वो हैं। सर, आप भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो इस महामारी के दौरान आप कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको एक भेंट दे रहे हैं, तो कितनी आप समझते हैं कि ये एक अच्छा काम है? सर, इंसानियत के नाते तो इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। इंसान की सेवा करना इंसानियत के नाते ये सबसे बड़ा अच्छा काम है। मेरी तरफ से जितनी भी मदद हो सकती है मैं करूंगा। 1000 किट हम बांट चुके हैं पहले, आगे चल रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। 1000 किट और मेरे ख्याल में 2000 मास्क बांट चुके हैं। आगे देखते हैं कितनी देर तक चलता है काम। जितनी देर तक चलेगा हम चलाएंगे। आप सुन सकते हैं इनको, इनका कहना है कि ये पीपी किट्स जो बना रहे हैं, हालांकि इन्होंने रामायण का एक जिक्र किया है कि जिस तरह से रामायण के अंदर जब सेतु बनाना था तो छोटे छोटे जानवर, वानर्स और खास करके गिलहरी जो है उसने भी अपना योगदान दिया था। इसी तरह से इस महामारी से लड़ने के लिए ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ENB न्यूज़, जम्मू। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर कानपुर जिला प्रशासन ने ड्रोन से निगरानी वहां पर की जा रही है और ड्रोन की मदद से बेकनगंज, चमनगंज, बजरिया, मजरिया, बाबूपुरवा और ग्वाल अटोली सहित शहर के कई हिस्सों में हालातों पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिससे कि पुलिस कोशिश कर रही है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना वायरस का कहर जो है वो जारी है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। केरल में कोरोना से 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में अब तक 718 लोगों ने जान गंवाई है। ये बड़ी खबर, केरल में कोरोना वायरस की वजह से 4 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई है। ये दुखद खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी चंडीगढ़ में एक मासूम बच्ची की मौत हुई थी और अब केरल से ये खबर सामने आई है जहां पर 4 महीने की बच्ची की जान कोरोना वायरस के चलते चली गई है। केरल में कोरोना से 4 महीने के बच्चे की मौत हुई है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और ये आपको बता रहे हैं केरल में एक 4 महीने के छोटे से बच्चे की, नन्हे से बच्चे की मौत हो गई है। देश में अब तक 718 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना को लेकर के लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते सभी के जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर रोज कमाने खाने वाले मजदूर इससे काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, घर में खाना सही से नहीं बन रहा है। किसी तरह कर्ज लेकर घर का राशन लाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और उनके पास काम भी नहीं है जिससे कि घर में कुछ पैसे आ सके। परेशान हो रहे बच्चे हैं, छोटे छोटे बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। कोई काम, रोज काम करते हैं, रोज का पैसा आता है और बहुत इधर उधर का कर्जा करके खा रहे हैं अभी तो, और कोई बहुत परेशानी हो रही है। मैं ना रोड पे मशीन रख के और काम करती हूँ। अब उस दिन वो 21 तारीख से ही बंद है और मेरा कुछ भी नहीं है। देखो मेरा मकान भी देख लो चाहे कैसा है, अब क्या करे, कैसे दे, कोई खर्च। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस के मौके पर सरपंचों को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जिन मुसीबतों को न कभी सोचा था, न कल्पना की थी, न कभी कोई सोच सकता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दी है, एक नया संदेश भी दिया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। हमारे देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ रोड पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। साथियों, इसी सोच के साथ सरकार ने राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को
आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। वरना 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की 3 लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। ये जो आज इतने बड़े पैमाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, लाखों लोग जुड़े हैं, इसमें इन सारी बातों का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही है, उसमें आपने देखा है, एक है ई ग्राम। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है देश की जनता को कि कोरोना संकट ने हमें एक बड़ी सीख दी है और आत्मनिर्भर अब होना ही होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2376 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1953 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 128 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे दिल्ली के सबसे बड़े एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों की लगातार आ रही शिकायतों के बाद मेडिकल डायरेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वार्ड में 3 राउंड अनिवार्य किए गए हैं। पहला राउंड फ्लोर इंचार्ज की देखरेख में सुबह 9 से 11 बजे के बीच सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर लगाएंगे और दूसरा राउंड दोपहर 3 से 5 बजे के बीच नर्स के साथ जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर लगाएंगे। वहीं तीसरा राउंड रात को 8 से 10 बजे के बीच नर्स के साथ जूनियर रेजिडेंट राउंड लगाएंगे और अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को जिम्मा दिया गया है कि वो मरीज की क्लिनिकल केयर के साथ साथ मरीज से खाने, सफाई और स्टाफ के व्यवहार पर भी फीडबैक लेंगे। अगर कुछ दिक्कत पाई जाती है तो वो अस्पताल प्रशासन को इसकी सूचना देंगे और सभी नर्सिंग ऑफिसर उस मरीज का मोबाइल नंबर अपने पास रखेंगे जिनकी वो देखभाल कर रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर मरीज को अपनी ड्यूटी के दौरान फोन करेंगे और उनसे उनका हालचाल जानेंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन पर तबलीगी मरकज मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस समेत देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी मशक्कत के बावजूद मरकज में आए 1200 जमातियों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फरार जमातियों का रिकॉर्ड खंगालने के लिए अपराध शाखा की टीम ने यूपी के शामली जिले के कांधले में मौलाना मोहम्मद साद के फार्म हाउस में छापेमारी भी की। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि मरकज में हुए जलसे में शामिल होने के लिए 11 से 13 मार्च तक करीब 4000 जमाती आए थे। 3 दिनों में मरकज में आए 4000 जमाती की मरकज के रजिस्टर में एंट्री है। इसमें से 1800 जमाती तो दिल्ली समेत अन्य राज्यों में मिल गए हैं, लेकिन 1200 जमातियों का अभी तक पता नहीं चल सका है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।